नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। आप देख रहे हैं इंडिया बोले। इंडिया बोले के पॉलिटिकल कथा में आपका स्वागत है। आज बात एक ऐसे प्रधानमंत्री की जो माफिया डॉन को अपना दोस्त बताता था। उसे तनिक मलाल नहीं था कि इस बात का उसके व्यक्तित्व पर क्या असर पड़ेगा। वह एक ऐसा शख्स था जिससे प्रधानमंत्री डरा करते थे। इंदिरा गांधी, मोरारजी भाई देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, राजीव गांधी, ये सारे प्रधानमंत्री उस शख्स से खौफ खाते थे। इन लोगों को यह लगता था कि यह प्रधानमंत्री बनना चाहता है और कहीं न कहीं कोई राजनीतिक साजिश जरूर रच रहा होगा। यह एक ऐसा शख्स था जो अपने जीवन में हमेशा पद को ठुकराता रहा और बना तो सीधे प्रधानमंत्री। लाल बत्ती का शौक कभी रहा ही नहीं और मिजाज ऐसा कि प्रधानमंत्री के सामने ही बगावत करने से भी कोई गुरेज नहीं करता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बलिया के बाबू साहब चंद्रशेखर। बलिया में पैदा हुए, इलाहाबाद में पढ़े। चंद्रशेखर एक ऐसे नेता थे जिन्होंने खूब पार्टियां बदली और बनाई भी। उनका राजनीतिक जीवन 1951 में सोशलिस्ट पार्टी से शुरू हुआ। बाद में वे लोहिया के साथ चले गए। लेकिन एक जो बड़ी बात रही चंद्रशेखर के साथ वह यह कि वह लोहिया के चेला के तौर पर कभी जाने नहीं गए। हाँ, लोहिया से जो उनके झगड़े हुए उसके लिए उन्होंने जबरदस्त प्रसिद्धि पाई और ऐसा कई वाकया है जब लोहिया को उन्होंने उनके मुंह पर ही जवाब दिया। हम यह भी बात करेंगे कि कैसे उस प्रधानमंत्री की एक डॉन से दोस्ती थी और उससे मिलने वो जेल भी चले गए। लेकिन पहले बात कुछ उनके जीवन की कर लेते हैं कि कैसे पहली दफ़ा एक नौजवान नेता के तौर पर जब लोहिया से मिले तो उन्हें टका सा जवाब दिया और लोहिया मुंह ताकते रह गए। बात उन दिनों की है जब बलिया में एक छात्रों की सभा चंद्रशेखर ने आयोजित की थी। इसके लिए वे इलाहाबाद गए और संत समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव को आमंत्रित किया। नरेंद्र देव वहीं पे बैठे थे और बगल में लोहिया भी बैठे थे। आचार्य नरेंद्र देव बीमार थे। उन्होंने कहा चंद्रशेखर से कि लोहिया को लेते जाओ, ये बहुत अच्छा भाषण देते हैं, इसलिए इनको लेकर जाओ। चंद्रशेखर मान गए। लेकिन लोहिया ने तपाक सा जवाब दिया कि चूंकि मुझे कलकत्ता जाना है, कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेना है, पार्टी के अंदरूनी मामलों की जानकारी लेनी है, इसलिए हम वहाँ नहीं जा सकते, हमें ट्रेन पकड़ना है। तब आचार्य नरेंद्र देव ने कहा कि इनकी व्यवस्था चंद्रशेखर करवा देना, बलिया से ही ट्रेन पकड़ लेंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि आप चलिए और वहाँ जीप रहेगी और हम जब आपको स्टेशन जाना होगा बक्सर हम आपको जीप से छुड़वा देंगे। लोहिया और चंद्रशेखर साथ चले। बलिया स्टेशन पर उतरते ही लोहिया ने पूछा कि चंद्रशेखर जीप कहाँ है? तो चंद्रशेखर ने कहा कि आपको जीप की जरूरत शाम में है ना, बस। फिर क्या था, लोहिया गुस्सा हो गए और बलिया पहुंचे जहां सभा होनी थी। लेकिन वो दोपहर तक बड़बड़ाते रहे। बस चंद्रशेखर का पारा गर्म हो गया। उन्हें युवा तुर्क कहा जाता था, तो इनका पारा भी गर्म हो गया। इन्होंने कहा कि सुनिए डॉक्टर साहब, आपको सभा में अब जाने की जरूरत नहीं, आपके भाषण की भी हमें जरूरत नहीं। वो रही जीप, पकड़िए और निकलिए। कोई नौजवान नेता जो लोहिया का शिष्य हो और इस तरीके से टके सा जवाब दे, लोहिया बिल्कुल शन्न रह गए। इस तरह कई वाकया चंद्रशेखर के बारे में किताबों में भी है कि चंद्रशेखर किस तरीके से अपने सीनियर नेताओं को भी सपाट सा और टका सा जवाब देते थे और वो देखते रह जाता था। और इसीलिए इंदिरा गांधी ने चंद्रशेखर को युवा तुर्क कहा था, क्योंकि बहुत ही गर्म मिजाज के थे।
चंद्रशेखर के गर्म मिजाज से जुड़ी एक और घटना ही बड़ा मजेदार है। इंदिरा गांधी के आवास पर कई युवा नेता जुटा करते थे जो कांग्रेस में थोड़ा समाजवादी चिंतन को लाना चाहते थे। इसमें चंद्रशेखर थे, कृष्णकांत थे, मोहनलाल धारिया थे और रामधन थे। उन्हीं दिनों का यह वाकया है जब शाम के वक्त इंदिरा गांधी के आवास पर ये तमाम युवा नेता जुटे। देश और दुनिया के विषयों पर चर्चा करने के लिए इंद्र कुमार गुजराल के सभापतित्व में एक किस्म का अनौपचारिक विमर्श हुआ करता था। गुजराल के बहुत कहने पर एक बार चंद्रशेखर भी वहां पहुंचे, जिसमें मोहनलाल धारिया और रामधन भी थे। इंदिरा गांधी भी वहीं मौजूद थीं। इंदिरा गांधी ने चंद्रशेखर से पूछा कि चंद्रशेखर, क्या लगता है कि कांग्रेस में समाजवाद है? तो चंद्रशेखर ने तपाक सा जवाब दिया, थोड़ा सा मानता हूं और मनवाना चाहता हूं। इंदिरा गांधी ने चंद्रशेखर से पूछा कि इसका मायने क्या है? चंद्रशेखर ने तपाक सा जवाब दिया कि कांग्रेस बूढ़े बरगद की तरह हो गई है, इसे मोड़ना होगा, नहीं तो ये टूट जाएगी। आगे अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पार्टी को तोड़ दूंगा। अब जरा सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री के सामने, वह भी उस समय एक ताकतवर नेता के तौर पे इंदिरा गांधी को जाना जाता था, उसके सामने उसके द्वारा बनाया गया सांसद बगावत की बात कर रहा था। यह साधारण बात नहीं थी। इसीलिए संभवतः चंद्रशेखर को युवा तुर्क कहा जाता था। चंद्रशेखर की बातों को इंदिरा गांधी भी बर्दाश्त करती थी, चूंकि उस दौर में उन्हें युवा तुर्कों की जरूरत थी। इसका वजह था कि वो अपने पार्टी के ओल्ड गार्ड के खिलाफ लड़ाई भी लड़ रही थी, सत्ता पर भी अधिपत्य चाहती थी और पार्टी पर भी। इसलिए चंद्रशेखर जैसे नौजवान नेताओं की उन्हें बखूबी जरूरत थी और यही वजह थी कि वे इन लोगों की बातों को खूब बर्दाश्त करती थी। अब थोड़ा आगे चलते हैं। 1971 के दौर में जब उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, प्रीवी पर्स खत्म किए और समाजवाद का नारा दिया, गरीबी हटाओ के नारे पर चलकर सत्ता में लौटी, तो उसके बाद युवा तुर्कों की अहमियत खत्म हो गई और इसलिए चंद्रशेखर उन चुनिंदा कांग्रेस नेताओं में से एक थे जिन्हें इमरजेंसी लगाई जाने के बाद विपक्ष के नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार चंद्रशेखर को पटियाला जेल में डाला गया, लेकिन अपने मिजाज में जीने वाले चंद्रशेखर ने पटियाला जेल में भी एक बड़े बागीचा का निर्माण कर दिया। लेकिन अफसोस, पटियाला जेल के बाउंड्री के अंदर फूल खिलाने वाले चंद्रशेखर के जिंदगी में सफलता के फूल अभी तक नहीं खिल पाए थे। 1977 में चुनाव हुए। विपक्षी दलों ने गठजोड़ कर जनता पार्टी बनाई। प्रधानमंत्री पद के 3 दावेदार थे, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। चंद्रशेखर को जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। वे सबसे ज्यादा जिस नाम के खिलाफ थे वो था मोरारजी देसाई, लेकिन जेपी के कहने पर वे मान गए। एक बात उन्होंने जेपी की नहीं मानी और वह बात थी मोरारजी देसाई की कैबिनेट में मंत्री पद स्वीकार करना। चंद्रशेखर जनता पार्टी के अध्यक्ष बने रहे, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री पद के उस समय कई दावेदार थे, कई बड़े नेता थे, तो अंदर ही अंदर विश्वासघात का भी खेल होने लगा। पार्टी बहुत दिनों तक नहीं चली, वह पुनवा बिखर गया। जगजीवन राम ने जनता पार्टी पर अपने नेतृत्व की दावेदारी ठोक दी और कहा कि उनको जयप्रकाश नारायण का आशीर्वाद है। चंद्रशेखर बाबू जगजीवन राम के राजनीतिक विरोधी थे। उनके राजनीतिक तौर तरीकों से इत्तेफाक नहीं रखते थे। एक वजह यह भी थी कि बाबू जगजीवन राम सबसे आखिरी में कांग्रेस की नैया छोड़कर जनता पार्टी का पतवार पकड़ने वाले नेता थे। लेकिन चंद्रशेखर को जब पता चला कि जेपी ने भी आशीर्वाद दिया है तो जगजीवन राम के साथ हो लिए। हालांकि बाद में उन्हें पता चला कि जिस चिट्ठी के सहारे उन्हें मनाया गया है वो चिट्ठी जयप्रकाश नारायण को ऐसी हालत में दिखाई गई थी जब वे ठीक से पढ़ भी नहीं सकते थे। उनकी सेहत बहुत खराब थी और बाद में बकौल चंद्रशेखर जब जेपी को यह पता चला कि उनके झूठे खत और दस्तखत के जरिए चंद्रशेखर को लाइन पर लाया गया
तो वे फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने इतना ही कहा कि मैं तो यह चाहता था कि 77 में ही चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बन जाएं। यह थी कहानी चंद्रशेखर के मिजाज की। लेकिन अब बात करते हैं कि जब वे प्रधानमंत्री बने तो उनके बेबाकी का अंदाज क्या था। चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने शुरुआती कुछ हफ्तों में ही बड़े बेबाकी से कहा कि मैं कांग्रेस की कठपुतली नहीं बनूंगा, भले ही उसके भरोसे हम प्रधानमंत्री बने हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजीव गांधी के इशारे पर मैं नहीं नाचूंगा। हालांकि सबको पता था, राजनीतिक विश्लेषक भी ऐसा मानते थे कि यह सरकार बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं। जिस तरीके से इंदिरा ने चौधरी चरण सिंह से समर्थन वापस लिया था, आखिरकार राजीव गांधी को वो करना ही था। वे थोड़ा सा राजनीतिक वक्त चाह रहे थे और कोई कारण, ताकि संगठन को मजबूत कर लें। और वो वक्त भी आया जब राजीव गांधी ने चंद्रशेखर सरकार से अपना समर्थन वापस लिया। वजह बना हरियाणा पुलिस के 2 जवान। दरअसल राजीव गांधी के घर के बाहर हरियाणा पुलिस के 2 सिपाही संदिग्ध हालत में घूमते पाए गए। हल्ला मच गया कि चंद्रशेखर राजीव गांधी की जासूसी करवा रहे हैं, जिसके समर्थन पर वे देश के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। हालांकि इन बातों को लेकर के चंद्रशेखर और राजीव गांधी की मुलाकात भी हुई। चंद्रशेखर ने राजीव गांधी को आश्वासन दिया कि इस मामले की जांच की जाएगी, आप निश्चिंत रहें। लेकिन जो बात थी वो चंद्रशेखर को समझ में आ गई थी। अगले दिन लोकसभा का सत्र था। चंद्रशेखर को झटका तब लगा जब उन्हें पता चला कि इस कथित जासूसी कांड के चलते कांग्रेस लोकसभा का बहिष्कार करने वाली है। चंद्रशेखर को माजरा समझ में आ चुका था और कांग्रेस का खेल। उन्हें यह भान हो चुका था कि अब हमारी सरकार जाने वाली है। और अंततः हुआ भी यही। कांग्रेस के दम पर टिकी सरकार का राजनीतिक ऑक्सीजन खत्म कर दिया गया और चंद्रशेखर की सरकार गिर गई। अब बात करते हैं कि आखिर किस डॉन के बारे में उन्होंने कहा था कि वह मेरा दोस्त है, और उसके घर भी जाते थे। प्रधानमंत्री बने उसके बाद भी उसके घर गए, यहां तक कि जब वो जेल में था तब भी उससे मिलने गए। आखिर वह कौन था जिसे प्रधानमंत्री दोस्त कहने में गुरेज नहीं करते थे? हालांकि था तो वह डॉन। उस डॉन का नाम था सूरजदेव सिंह। कोयलांचल के माफिया के तौर पर पहले नंबर पर यह शख्स का नाम आता। एक कहानी है कि बलिया से लोटा और लाठी लेकर सूरजदेव सिंह कोयलांचल आया था और बिंदेश्वरी प्रसाद सिन्हा का वो लठैत बन गया। बिंदेश्वरी प्रसाद सिन्हा की हत्या के बाद वह कोयलांचल का सबसे बड़ा माफिया बन गया। आरोप सूरजदेव सिंह पर लगा, मगर अदालत से वह बरी हो गया। कहा जाता है कि कांग्रेस के मजदूर संघ इंटक में सिन्हा की तूती बोलती थी। इसके राय, राजदेव राय, सत्यदेव सिंह, नौरंगदेव सिंह, सूरजदेव सिंह के साथ गैंग्स ऑफ वासेपुर के सफी खान भी बिंदेश्वरी प्रसाद सिन्हा के दरबार में हाजिरी लगाते थे। लेकिन कहा जाता है ना कि वक्त सिकंदर होता है, और कभी बलिया से जाकर बीपी सिन्हा का लठैत बना सूरजदेव सिंह 1978 में उनकी हत्या के बाद कोयलांचल का बादशाह बन गया। कोयले की काली कमाई में लंबे समय तक सूरजदेव सिंह की बादशाहत रही। आज भी धनबाद के सराय ढेला गोविंदपुर रोड स्थित सिंह मैंसन एक राजनीतिक केंद्र है। 1977 से झरिया विधानसभा सीट पर इसी परिवार का कब्जा है। सूरजदेव सिंह खुद 4 बार विधायक बने। बलिया का होने के कारण पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से सूरजदेव सिंह की गाढ़ी मित्रता थी। चंद्रशेखर के बारे में यह हर किसी को पता है कि वे डॉन सूरजदेव सिंह के घर सिंह मैंसन भी आते जाते थे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सिंह मैंसन गए। यह भी कहा जाता है कि एक बार जेल में मुलाकात करने भी गए। जब इस बाबत चंद्रशेखर से पूछा गया कि क्या
सूरजदेव सिंह से आपकी दोस्ती है, तो उन्होंने बड़े स्पष्ट ढंग से कहा, किसी से मेरी दोस्ती रही है तो पद पर पहुंच जाने के बाद उसे कैसे नकार सकता हूं। यह था पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का बेबाकीपन, और वह खुलेआम कहते थे कि पद पर जाने से किसी से दोस्ती को कैसे इनकार कर सकते हैं। और यही वजह थी कि यह कहानी हमेशा चर्चा में रही कि एक ऐसा प्रधानमंत्री देश में था जो डॉन को भी दोस्त कहने से गुरेज नहीं करता था। यह कहानी थी एक प्रधानमंत्री की। अगली कड़ी में किसी और राजनीतिक शख्सियत के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।